Everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start our 12th standard new chapter from the NCERT class 12th textbook, that is ecosystem. ठीक है, तो इकोसिस्टम से हम लोगों को ये आज का लेक्चर जो है आगे बढ़ाना है. पहले बता देता हूँ, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन से सेकंड टॉपिक ऑफ आवर लास्ट यूनिट. ओके, तो आई होप यू गाइस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक थरोली. ठीक है, रीड करो, नहीं किया है चालू तो बढ़ते हैं आगे विथ रिस्पेक्ट टू द चैप्टर कॉल्ड एज इकोसिस्टम. अभी नाम इकोसिस्टम जो है ये दिया गया था टेंसले नाम के साइंटिस्ट ने. ठीक है, दूसरी बात, डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि इकोसिस्टम होता क्या है. सो सी, एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. समझ में आ रही है बात? इट इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजंक्शन विथ द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. मतलब हम तो रहते ही है, साथ में हमारे साथ जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनके साथ भी हमारा इंटरैक्शन होना जरूरी है. ठीक है, सो सी, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरमेंट इंटरैक्टिंग एज अ सिस्टम. तो हम लोग एक सिस्टम के जैसे काम कर रहे हैं, तो ये होता है इन शॉर्ट इकोसिस्टम. ठीक है, these biotic and abiotic components are linked together through a nutrient cycles and energy flow. तो ये पूरे टॉपिक में हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में बात करेंगे, एनर्जी फ्लो के बारे में भी बात करेंगे, एंड बायोटिक एंड एबायोटिक के कंपोनेंट्स के बीच में हाउ वी आर कनेक्टेड, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे. तो बढ़ते हैं आगे विथ रिस्पेक्ट टू द टर्म कॉल्ड एज इकोसिस्टम. ओके, कैन बी सी, तीन टाइप के इकोसिस्टम हम लोग जनरल फॉर्म में अगर बात करें तो अवेलेबल है. टेरेस्ट्रियल में अगर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है. एक्वेटिक की बात करूं तो पॉन्ड है, लेक है, वेटलैंड है, रिवर है, ईस्चुरीज है. ठीक है, वही मैनमेड अगर हम लोगों ने जो खुद बनाए हैं वो है एक्वेरियम एंड द क्रॉप फील्ड्स. ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है बोल सकते हो इकोसिस्टम के. ठीक है, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड द मैनमेड इकोसिस्टम्स. ठीक है, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द एक्चुअल चैप्टर ओवर हियर द विद द टॉपिक कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम. ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला डेफिनेशन जो आपके एनसीईआरटी के बुक में आता है वो है स्ट्रैटिफिकेशंस. सो व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन करके क्वेश्चन अगर आता है तो सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद रखना है, दैट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन. इन शॉर्ट ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में यहाँ पे बात चल रही है. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को समझना है तो यहाँ पे ग्रास एंड हर्ब्स जो है, इनको प्रोड्यूसर जो हम लोग कहते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं. ग्रासेस एंड हर्ब्स, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द श्रब्स एंड एज कंपेयर टू द ट्रीज. ओके, तो ट्रीज की पॉपुलेशन एज कंपेयर टू द श्रब्स थोड़ी कम है, वो लेकिन टॉप लेवल पे है. और जो एकदम ग्राउंड लेवल पे है दैट इज अ ग्रास एंड द हर्ब्स. ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये बात स्ट्रैटिफिकेशन जो क्राइटेरिया है वो समझ में आया होगा. इसके अलावा आप लोगों को 4 कंपोनेंट्स का सीक्वेंस कंपलसरी याद रखना है. सबसे पहला आता है प्रोडक्टिविटी, देन डीकंपोजिशन, देन फ्लो ऑफ एनर्जी एंड देन न्यूट्रिएंट साइकिल. ओके, क्या क्या सीक्वेंस आपको मेंटेन रखना है? देयर आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. पहले प्रायोरिटी पे प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रिएंट साइकिल. ओके, और इसी तरीके से हम लोग चैप्टर को भी डील कर रहे हैं. ठीक है, आप लोग भी नोट डाउन करते रहना ये सारी बातों को. नेक्स्ट, before entering into the any part of the chapter any further details of this chapter, you can first note down one more thing which is given in your NCERT textbook, that is the autotrophic components. Okay, what are the things can be added into the autotrophic components? Phytoplanktons, some algae, floating and submerged and marginal plants found at the edges. Okay, दूसरी बात, अगर इनके ऊपर जो इनको जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं, जो इनके ऊपर सर्वाइवल होते हैं, जो सर्वाइव करते हैं ऐसे बोल सकते हो. ठीक है, वो कैटेगरी आती है जूप्लैंक्टॉन्स एंड फ्री स्विमिंग एंड द बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स. ओके, जो इनके ऊपर ग्रो कर जाती है. उसके बाद आता है डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेटेड फॉर्म ऑफ substances are available. Okay, organisms are available at the bottom of the pond. ठीक है, तो ये मैंने 3 यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स के बारे में बात की है, तो इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, अगर मान लो पूछ लिया क्वेश्चन कि व्हाट जू प्लैंक्टॉन्स कम्स अंडर व्हाट, ओके, दे फीड ऑन व्हाट, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स. ठीक है, दे विच ट्रॉपिक लेवल दे कैन बी फॉर्म्ड एट द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. सो तुम्हारा आंसर होना चाहिए दे फॉर्म्ड एट द सेकंड ट्रॉपिक लेवल, यू कैन से, एंड द कंज्यूमर एरिया. ओके, तो ऐसे करके आप लोगों को थोड़ा सा सोच समझ के इसको आंसर करना आना चाहिए. ठीक है, अभी इतना समझने के बाद
द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इकोसिस्टम, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अभी इसको समझने का टाइम आ चुका है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस्ड बाय ईच ट्रॉपिक लेवल्स। ओके, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द ईच ट्रॉपिक लेवल, ये आपको समझना है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज अ प्रोडक्टिविटी। ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्टिविटी है। चलो सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। द ऑर्गेनिक मैटर विच प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर्स, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स को ही हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं, तो जो भी अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर बनेगा इनके थ्रू, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ वेट, दैट इज अ ग्राम स्क्वायर। ओके, लेकिन लिखा कैसे है देखो, G⁻⁻² ग्राम पर स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका कैसा है, यूनिट कैसा है, इसको देख के रखो। कभी कभी यूनिट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, और जैसे एनसीईआरटी में यूनिट है वही यूनिट मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है, तो इसको रट लो, चाहिए तो प्रैक्टिस रखो इसके बारे में, क्योंकि वो लोग हो सकता है कि रॉन्ग यूनिट आपके सामने ऑप्शन में रखे और आपको सेलेक्ट करना होगा राइट वन या फिर इनकरेक्ट वन। ओके, ऐसे भी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, और वैसे ही सेम थिंग, और एनर्जी अगर मेंशन होगा तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको याद रखना है। फाइन, तो लिखने का तरीका कैसा है देखो, के कैलोरी मीटर रेज़ टू-2 ऐसे लिखा गया है, तो ध्यान देने वाली बात है यूनिट के ऊपर। ठीक है, नाउ सेम थिंग, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ये अगर डेफिनेशन पूछा जाएगा तो नथिंग बट द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, द रेट एट विच द बायोमास इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, दैट इज ओनली कॉल्ड एज अ प्रोडक्टिविटी। और इसको प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस किस में किया जाता है, तो देखो Gm⁻²⁻² पर ईयर। ओके, सो दैट इज ईयर⁻⁻1 ऐसे लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और किलो कैलोरी m⁻² पर ईयर। ओके, दैट इज अ -1 लिखा है, तो दोनों यूनिट्स को बेटा यहाँ पे बहुत कंपलसरी याद रखना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट्स को न याद रखने की गलती मत करना। ओके, टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट इकोसिस्टम, तो ये इसलिए एक्सप्रेस किया जाता है सो दैट वी कैन डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर कर सके। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो बढ़ते हैं आगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को लेके। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस ड्यू टू द सनलाइट। ओके, तो सनलाइट के थ्रू जो भी ऑर्गेनिक मैटर बनता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, और एक टॉपिक आता है आप लोगों के सामने जिसको कहते हैं हम लोग एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये नथिंग बट जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, उसको माइनस कर दो रेस्पिरेशन वाली एक्टिविटी के साथ। ओके, व्हाई रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, व्हाई वी शुड डिडक्ट दिस, क्योंकि हम लोग जो भी एनर्जी यूज करते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, वो तो ग्रॉस में से माइनस होगी ना। मतलब जो एनर्जी हम लोगों ने रेस्पिरेशन या फिर हमारे जो प्रोसेस करने के लिए जो एनर्जी यूज किया उसको माइनस करना पड़ेगा, दैट विल बी गिविंग यू द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब खर्चा। ओके, एक्सपेंडिचर को हटाना है उसमें से, जो भी बचेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अंडरस्टूड। तो सिमिलर वे में आप लोगों को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी समझना है, जैसे आप लोगों ने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, मींस द ऑर्गेनिक मैटर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द कंज्यूमर्स। तो पहला था प्रोड्यूसर्स को लेके, अभी है विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर्स, इसलिए हम लोग इसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में डालते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का आता है डेफिनेशन, तो क्या बोलोगे, सेम थिंग, टोटल अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड ओवर हियर। और वही नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ग्रॉस माइनस रेस्पिरेशन करोगे, दैट इज द लोकोमोशन, डाइजेशन, बाकी सारी जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं जहाँ पे एनर्जी हमारा एक्सपेंडिचर करते हैं हम लोग, उसको माइनस करके जो भी बचेगा दैट इज द नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, डेफिनेशन सेम है, बस याद रखो पहला वाला जो था वो विथ रेस्पेक्ट टू प्रोड्यूसर था, अभी वाला जो सेकेंडरी वाला है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू द कंज्यूमर्स है। ओके, इतना समझने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी नोट है आपके लिए जो कि एनसीईआरटी के बुक में से ली गई है, आप लोगों को इसको रीड करना है, समझना है, बड़ा इजी है समझने के लिए, देखो याद करना बहुत जरूरी है। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर, ओके, पूरे बायोस्फीयर का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात चल रही है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स। ओके, वो भी इन द फॉर्म ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन जो है ये ओनली 55 बिलियन टन्स है। तो 55 और 170 अगर माइनस करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी सीन इन केस ऑफ द लैंड। ओके, तो लैंड के ऊपर उतना प्रोडक्टिविटी आप लोगों को, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उतना आप लोगों को मिलेगा। समझ में आ रही है बात? ओके, तो बढ़ते हैं आगे। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन। ओके, तो डीकम्पोजिशन समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सी, डीकम्पोजिशन एक्चुअली क्या है, इट इज अ रिक्वायर्ड ऑक्सीजन प्रोसेस। ओके,
इसलिए हम लोग इसको एरोबिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें एक्चुअल में प्रोसेस क्या आता है, कैटाबॉलिज्म एंड लीचिंग प्रोसेस आता है। व्हाट डू यू मीन बाय द कैटाबॉलिज्म, इज दैट इज नथिंग बट एक्चुअली ब्रेक डाउन रिएक्शन। ओके, कैटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है ना ब्रेक डाउन रिएक्शन, और लीचिंग का मतलब प्रेसिपिटेशन ऑफ द मिनरल्स, जो भी मतलब लास्ट प्रोडक्ट रहेगा उसका प्रेसिपिटेशन करना इनटू द सॉइल ड्यूरिंग द परकोलेशन। तो सारी चीजें एक्चुअली मिनरल्स वगैरह जो भी फॉर्म्ड होगी वो सॉइल में ही ऐड कर दी जाएगी। ओके, अभी समझने की बात क्या है प्रोसेस को। तो एक फ्रेश लीफ ले लेते हैं, मानो वो गिर गया है जमीन पे, ठीक है, उसका फ्रेगमेंटेशन होगा लेकिन पार्शियल डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा, इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा पार्शियली उसको डिकम्पोज किया जाएगा, उसके बाद डेट्रिटस में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज द डेट्रिटस, और व्हाट हैपेंस टू द डेट्रिटस नाउ, it will be getting converted into the humus by the process called as humifications. okay, ये करता कौन है, तो ये अर्थवर्म कर देता है, ठीक है। और जो ह्यूमस रहता है वो स्लोली ब्रेक डाउन इनटू द मिनरल्स। व्हाट आर दिस मिनरल्स, एक्चुअली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ओके, विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड एज अ मिनरलाइजेशन। ओके, इट इज अ स्लो प्रोसेस, आपको याद रखना है, विच नॉर्मली गेट एडेड इनटू द सॉइल। ओके, तो जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो बनते हैं वो फाइनली पूरा सॉइल में आके ऐड हो जाता है, ठीक है। अब नोट क्या बोल रहा है यहाँ पे, नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सी हियर द मिनरल्स विल मूव डीप इनटू द सॉइल एंड नॉट विल बी एंड इट विल नॉट बी अवेलेबल टू द प्लांट्स दैट इजीली। ओके, तो परकुलेशन का मतलब क्या था, जो भी मिनरल्स, जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो सॉइल में ऐड हो रहे थे, फाइनली इट विल गेट परकोलेटेड, इट विल अंडरगो इनटू द सॉइल ग्राउंड यू कैन से, और इट इज नॉट गोइंग टू बी इजीली अवेलेबल टू द प्लांट्स। देयरफॉर हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली लीचिंग जो प्रोसेस है ना, ये हार्मफुल प्रोसेस करके मानते हैं। ओके, नोट करने वाली क्या बात है, डेट्रिटस इफ रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, तो डिकम्पोजिशन का लेवल जो है, जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, जो जिस रेट से वो काम करता है नॉर्मली वो कम हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, लिग्निन एंड काइटिन की बात हो रही है, तो मतलब फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है, तो चलो इसको डील करते हैं अच्छी तरीके से। तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन के रेट को स्लो डाउन कर सकते हैं या फिर फास्ट कर सकते हैं, है ना, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी क्या क्या चीजें जो जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो सकती है, या फिर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनको टाइम लगता है डिकम्पोज होने के लिए, ये वो बताता है, ठीक है। तो अगर मैं कॉम्पोजिशन को लेके बात करूं, तो अगर लिग्निन एंड क्यूटीन हुआ, तो जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूं, इट विल बी लाइक स्लो डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ओके, वेरस अगर मैं शुगर एंड नाइट्रोजन के बारे में बात करूं, अगर सब्सटेंस में शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी डिकम्पोज होने लगेगा, ठीक है, तो फास्ट डिकम्पोजिशन। सिमिलर वे में टेम्परेचर एंड मॉइस्चर के कंडीशन को लेके बात करते हैं। अगर टेम्परेचर लाइक नॉर्मल टेम्परेचर रहा और साथ में मॉइस्चर भी जितना चाहिए उतना है, सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होगा, तो डिकम्पोजिशन का रेट भी उतना अच्छे से होगा, फास्टर होगा, ठीक है। वेरस अगर लो टेम्परेचर रहा और ड्राई एटमॉस्फेयर रहा, ओके, लाइक गर्म एटमॉस्फेयर रहा, तो एक्चुअली डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और एक बात, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी डज मैटर। ओके, सी इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, फास्ट डिकम्पोजिशन, क्योंकि हम लोगों ने बोला है इट इज एरोबिक ब्रेकडाउन, है ना, एंड इफ इट इज नॉट अवेलेबल, वेरी स्लो डिकम्पोजिशन विल बी सीन। ओके, अभी ह्यूमस 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 जो इतने देर से अभी आप लोगों ने सुना है, तो ह्यूमस को समझ लेते हैं। ये सेम लाइंस हैं जो आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगी। सी ह्यूमस का मतलब अगर किसी ने पूछा या फिर क्वेश्चन आया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज ह्यूमस एक्चुअली। दिस इज अ डार्क कलर्ड कोलॉइडल सब्सटेंसेस व्हिच इज हैविंग अ रेजिस्टिविटी टुवर्ड्स द माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन। माइक्रोब जो होते हैं वो ह्यूमस को डिसइंटीग्रेट करने के बारे में जरूर सोचते हैं, लेकिन वो इतना इजीली नहीं होता है, उसको बहुत टाइम लगता है। ओके, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर। ओके, एट एक्सट्रीमली स्लो रेट इट विल बी गेटिंग डीकम्पोज। और इसका फायदा क्या है पता है, इट विल वॉट एवर द थिंग्स विल बी अवेलेबल, इट विल गो इनटू द सॉइल ओनली ना, सो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, सॉइल काफी अच्छे से रहेगा। ओके, तो ह्यूमस इज अ प्लस पॉइंट फॉर द सॉइल, it is not the bad thing for the soil, it is a plus point, it is a very good thing। okay, since the things are getting slowly, it is getting added into the soil, तो अच्छी बात है ना। slowly break down by releasing the inorganic substance by the process of mineralization and minerals will be available to the plant। slowly slowly जैसे decompose होते जाता है, वो plants के लिए भी आसान हो जाता है उन nutrients को लेना, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ह्यूमस के रिस्पेक्ट में बात सीखा यहाँ पे। now we are entering into the new part दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी फ्लो। ओके, अभी एनर्जी फ्लो होता गया है, तो देखो नॉर्मली हमको पता है कि हमारे पास एक ही सोर्स है, दैट इज द सन, है ना। तो सी द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। सबके लिए एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज द सन।
ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जितने आते हैं, मतलब जितना भी अमाउंट में इंसिडेंट रेडिएशन आती है, सोलर रेडिएशन आती है धरती के ऊपर, उसका खाली 50%, ओके, लेस देन 50%, नॉट ओनली एग्जैक्टली 50%, लेस देन 50% एक्चुअली कहा जाता है पार, PAR, पार। व्हाट इज दैट स्टैंड फॉर? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, मतलब 50% से भी कम एनर्जी एक्चुअली वी आर यूजिंग। सी, आउट ऑफ ओनली दिस 2 to 10% is normally used by the plants for the producers, okay, that is the producers। तो 2 से 10% एनर्जी ही खाली प्लांट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। तो अभी सी द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या है आप लोगों को ऑलरेडी पता है, पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स, ऐसे करके कैटेगरीज बनती है ना। तो वही चीजें हैं ट्रॉपिक लेवल्स का मतलब, हर एक बंदे को अपना अपना ट्रॉपिक लेवल मिला हुआ है। जैसे कि प्रोड्यूसर की बात करें तो उनको ग्राउंड लेवल मिला है, उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर लाइक गोड्स वगैरह बोल सकते हो। सेकेंडरी कंज्यूमर में एग्जांपल आ जाएगा वो लायन, टाइगर वगैरह जो भी कार्निवोर्स आते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं लाइक मैन वगैरह आ जाएंगे, ओके। तो ऐसे करके चीजें आती है, आगे बढ़ते हैं। फूड चेन्स के बारे में बात करें तो ग्रास, गोट एंड लाइन, ये एक्चुअली काइंड ऑफ फूड चेन है ना। पहले ग्रास खाएगा गोट, गोट खाएगा, मतलब देखो ग्रास जो है वो गोट इंटेक करेगा, लेकिन लायन जो है वो गोट को इंटेक करेगा। दिस इज नॉर्मल प्रोसीजर जो आप लोग सीखते रहो, लेकिन इट इज अ फूड चेन ना। सो इफ एनी चेन, एनी वन चेन, अगर मान लो यहाँ पे ग्रास गायब हो गया तो इन शॉर्ट गोट गायब हो गया, गोट गायब हो गया तो इन शॉर्ट लायन गायब हो गया। मतलब क्या है, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है, ऐसे बोलोगे तो एंटायर पूरा फूड चेन ही खराब हो गया ना। इसलिए ऐसे नहीं होने के लिए नेचर में फूड वेब अवेलेबल है। फूड वेब का मतलब क्या है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर ग्रास अवेलेबल नहीं है तो क्या हुआ, गोट हर्ब के पास जा सकता है, हर्ब नहीं है तो श्रब के पास जा सकता है, श्रब नहीं है तो ट्री के पास जा सकता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन इस तरीके से वो खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। तो क्या अवेलेबल होता है नेचर में, फूड वेब एक्टिविटी अवेलेबल होती है, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यू हैव स्टडीड नाउ। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फूड चेन नाउ। फूड चेन्स में देखो काफी सारी एक्टिविटी हमारे पास खुलने वाली है, जैसे कि कुछ डेफिनेशन है जो कि आपको एज इट इज याद करने हैं, ओके। चैप्टर बहुत इजी है, आप लोगों को बड़े इजीली समझ में आ जाएगा, और दूसरे पार्ट में हम लोग चैप्टर को खत्म भी कर रहे हैं, ठीक है। सो लाइक यू गाइज आर वेरी लाइक हैप्पी टू हियर दैट हम लोग ये 2 लेक्चर में ही टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। ग्रेजिंग फूड चेन, GFC जिसको कहते हैं, इट्स नथिंग बट स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर्स, ओके। हियर द मेन चैनल फॉर द एनर्जी ट्रांसफर इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो याद रखना है, जो ग्रेजिंग फूड चेन एक्टिविटी है वो प्रोड्यूसर्स है, लेकिन उनका जो मेन एनर्जी लेवल है वो एक्वेटिक सिस्टम से आता है। DFC जिसको डेट्रिटस फूड चेन भी कहा जाता है, स्टार्ट विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन इट कम्स फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ओके। मेन एनर्जी, मेन चैनल जो इसका है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ही है, ओके। ह्यूमंस एंड डिकम्पोजर्स लेवल्स आर नॉट फिक्स। क्यों पता है? क्योंकि सी, ह्यूमन जो है वो जरूरत पड़े तो मीट खा सकते हैं या फिर प्रोड्यूसर्स को इनटेक कर सकते हैं, इसलिए। और डिकम्पोजर्स का क्या सिनारियो है, दे कैन डाइजेस्ट प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स, इसलिए उनका जो प्रॉपर लोकेशन जो है, प्रॉपर पोजीशन जो ट्रॉपिक लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली फिक्स करना मुश्किल है, ठीक है। तो वो जरूरत के हिसाब से हम लोग एक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी लेक्चर को रोकूंगा, बाकी का जो है हमारे सेकंड पार्ट से चालू हो जाएगा, ठीक है। सो तभी तक के लिए एनसीईआरटी रीड करो, टॉपिक इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी ऑल्सो, ओके। चलो।